गहन चर्चा में मैं सोची थी कि हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसे अक्सर बहुत ही हल्के फुल्के या कहें कि केवल एक उत्सव के नजरिए से देखा जाता है। बिल्कुल। और ज़्यादातर लोग इसे सिर्फ रंगों या फिर मिठाई तक ही सीमित रखते हैं। हाँ, लेकिन आज की इस चर्चा का मेन फोकस ये समझना है कि कैसे पौराणिक कथाएं, क्षेत्रीय विविधता और विज्ञान ये सब मिलकर वैश्विक स्तर पर भारत की एक बहुत ही समावेशी और मजबूत छवि बनाते हैं। हम बात कर रहे हैं होली की। सही कहा। और मैं यहाँ ये साफ कर दूं कि हम रंगों, पानी के गुब्बारों या गुजिया की रेसिपी पर बात नहीं करने वाले हैं। बिल्कुल नहीं। इस चर्चा का आधार 24 मई 2024 का एक बेहद महत्वपूर्ण रणनीतिक दस्तावेज है। इसे एक वरिष्ठ सांस्कृतिक कूटनीति सलाहकार द्वारा तैयार किया गया है। हम्म। इसका शीर्षक है होली सांस्कृतिक कूटनीति और वैश्विक जुड़ाव के लिए एक रणनीतिक ढांचा। इस डॉक्यूमेंट के जरिए हम ये डिकोड करने वाले हैं कि कैसे भारत इस पारंपरिक त्योहार को अपनी सॉफ्ट पावर और कल्चरल डिप्लोमेसी के एक बेहद शक्तिशाली और रणनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। देखिए, ये जो मिशन है ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अ, अक्सर सांस्कृतिक धरोहरों को केवल सांस्कृतिक कैलेंडर के एक इवेंट तक सीमित कर दिया जाता है। हाँ, एक रूटीन इवेंट मान लिया जाता है। बिल्कुल। लेकिन जब इन उत्सवों के पीछे छिपे संदेशों को इंटरनेशनल रिलेशंस और ग्लोबल डिप्लोमेसी के चश्मे से देखा जाता है, तो मतलब एक पूरी तरह से नई रणनीतिक दुनिया सामने आती है। ये 24 मई का दस्तावेज कोई सामान्य लेख नहीं है। ये एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ये बताता है कि कैसे एक देश अपने पारंपरिक उत्सवों का उपयोग अपनी ग्लोबल पोजीशनिंग को मजबूत करने, द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने और दुनिया भर में एक पॉजिटिव नैरेटिव सेट करने के लिए कर सकता है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं, क्योंकि आज की दुनिया को देखते हुए ये अप्रोच मुझे लगता है और भी ज्यादा प्रासंगिक लगती है। आज जब दुनिया भर में पोलराइजेशन या ध्रुवीकरण इतना ज्यादा बढ़ चुका है, तो हाँ, देशों के बीच तनाव तो हर जगह है। बिल्कुल, देशों और कम्युनिटीज के बीच तनाव की खबरें रोज आती हैं। तब ऐसे में सामूहिक उल्लास या कलेक्टिव जॉय के जरिए एक नैरेटिव गढ़ना बहुत ही अलग कदम है। इस रणनीतिक दस्तावेज के ऐतिहासिक संदर्भ वाले हिस्से पर अगर हम नजर डालें, तो कुछ बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य सामने आते हैं। इतिहास का हिस्सा सच में बहुत रोचक है। हाँ, दस्तावेज बताता है कि भारत की समावेशी छवि को मजबूत करने में होली का एक ऐतिहासिक महत्व रहा है, जिसे ग्लोबल कम्युनिटी के सामने एक केस स्टडी की तरह पेश किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, मुगल काल में सम्राट जहांगीर और अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर भी इस त्योहार को आधिकारिक तौर पर मनाते थे। ये बहुत कम लोग जानते हैं। बिल्कुल, वे इसे ईद ए गुलाबी और आबे पाशी कहते थे। आबे पाशी, जिसका मतलब है रंगीन जल की बौछार। एकदम सही। और इसके अलावा महाराजा रंजीत सिंह के सिख साम्राज्य में भी इसे पूरी जीवंतता और स्टेट स्पॉन्सर्ड तरीके से मनाया जाता था। ये सिर्फ कुछ राजाओं का शौक नहीं था, हम्म। बल्कि इसके पीछे एक बहुत गहरी सोच थी। यहाँ जो ऐतिहासिक संदर्भ सामने आता है वो कूटनीतिक दृष्टिकोण से बहुत मायने रखता है, स्वीकार्यता को बहुत बढ़ाता है। हम्म। जब भारतीय राजनयिक या डिप्लोमेट्स हम्म। दुनिया के सामने ये नैरेटिव रखते हैं कि भारत का ये त्योहार कोई हाल ही में बना हुआ सेक्युलर कंस्ट्रक्ट नहीं है, हम्म। बल्कि इसे अलग अलग शासकों, अलग अलग धर्मों के अनुयायियों ने सदियों से एक साथ मिलकर मनाया है, तो ये बहुत ऑथेंटिक लगता है। बिल्कुल, ये वैश्विक कूटनीति में एक बहुत ही ऑथेंटिक संदेश भेजता है। ईदे गुलाबी या महाराजा रणजीत सिंह के दरबार की होली का जिक्र करना दरअसल मॉडर्न डिप्लोमेसी में ये साबित करने का तरीका है कि भारत का प्लूरलिज्म या बहुलवाद उसकी जड़ों में है। हाँ। जब दुनिया में ध्रुवीकरण चरम पर हो, तो एक ऐसे त्योहार का ऐतिहासिक साक्ष्य जो सत्ता के गलियारों से लेकर आम जनता तक सबको एक साथ लाता रहा हो, वो शांति और सद्भाव का एक बहुत ही असरदार रणनीतिक उपकरण बन जाता है। ये ऐतिहासिक एंगल सच में डिप्लोमेसी के लिए एक मजबूत बेस तैयार करता है। लेकिन इतिहास से आगे बढ़कर अगर दस्तावेज के उस हिस्से पर आएं जहां पौराणिक कथाओं का जिक्र है, तो वहां नजरिया बिल्कुल बदल जाता है। माइथोलॉजी का डिकोडिंग। हाँ, हम सभी बचपन से प्रहलाद और होलिका की कहानी, राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग और शिव कामदेव की कथा सुनते आ रहे हैं। आमतौर पर इन्हें सिर्फ धार्मिक या नैतिक कहानियों की तरह देखा जाता है। सही बात है। लेकिन इस रणनीतिक दस्तावेज ने जिस तरह से इन कथाओं को
आधुनिक कूटनीति के लिए डीकोड किया है, वो सच में हैरान करने वाला है। मैं सोच रही थी कि इन सदियों पुरानी कहानियों को आज के जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में एक डिप्लोमेटिक टूल या की मैसेज की तरह कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो है इन कथाओं का ग्लोबल ऑडियंस के लिए मॉडर्न की मैसेज में डिकोड होना। दस्तावेज बहुत ही स्पष्ट रूप से इन तीनों कथाओं को वैश्विक विमर्श के लिए एक फ्रेमवर्क के रूप में प्रस्तुत करता है। तो अगर हम पहली कहानी लें, हाँ, अगर हम सबसे पहले प्रहलाद और होलिका की कथा को लें तो सतह पर ये सिर्फ बुराई पर अच्छाई की जीत की एक सिंपल कहानी लगती है, लेकिन कूटनीतिक भाषा में दस्तावेज इसे अहंकार और अत्याचार पर आस्था की जीत के रूप में परिभाषित करता है। इंटरनेशनल फोरम्स पर इसे वैश्विक संघर्ष समाधान यानी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और एक जस्ट वर्ल्ड ऑर्डर या न्यायसंगत विश्व व्यवस्था के मेटाफोर के रूप में देखा जा सकता है। यह संदेश देता है कि चाहे कोई सत्ता कितनी भी ताकतवर या अत्याचारी क्यों ना हो, अंततः सत्य और न्याय की शक्ति उसका विनाश करती है। ये एक ऐसा मैसेज है जो किसी भी ग्लोबल पीस समिट में रेजोनेट कर सकता है। बिल्कुल। होलिका दहन को सीधे जस्ट वर्ल्ड ऑर्डर और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन से जोड़ना, ये तुलना सच में बहुत गहरी है। और इसी तर्ज पर राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग को भी दस्तावेज ने एक बहुत ही अलग सामाजिक और कूटनीतिक नजरिए से डिकोड किया है। हम इसे सिर्फ एक रोमांटिक या आध्यात्मिक कहानी मानते हैं, लेकिन दस्तावेज के अनुसार रंगों का ये खेल मानवीय एकता का प्रतीक है। जब आप किसी के चेहरे पर रंग लगाते हैं तो उसकी सामाजिक, आर्थिक या धार्मिक पहचान छुप जाती है। बिल्कुल, और यही इस पूरी प्रथा का सबसे पावरफुल डिप्लोमेटिक पहलू है। रंगों के माध्यम से चेहरे की विजुअल आइडेंटिटी या पहचान मिटाना समानता का सबसे बड़ा प्रतीक है। सही बात है। कूटनीतिक स्तर पर यह एक भेदभाव मुक्त समाज का आदर्श प्रस्तुत करता है। जब भारतीय दूतावास विदेशों में होली का आयोजन करते हैं तो वो सिर्फ रंग नहीं खेल रहे होते, वे एक मैसेज दे रहे होते हैं। हाँ, वे दुनिया को ये संदेश दे रहे होते हैं कि भारत एक ऐसे समाज की कल्पना करता है जहां रंग सभी मानवीय सीमाओं, ऊंच नीच और भेदभाव को समाप्त कर लेते हैं। ये भारत के डेमोक्रेटिक ईथोस को प्रोजेक्ट करने का एक बहुत ही सटल लेकिन स्ट्रॉन्ग तरीका है। ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव विचार है कि रंग पहचान मिटाकर एक इगैलिटेरियन या समतामूलक समाज की स्थापना करते हैं। लेकिन इन तीनों कहानियों में तीसरी कहानी यानी शिव और कामदेव की कथा का जो रणनीतिक विश्लेषण है, वो मुझे सबसे ज्यादा अनअपेक्षित लगा। हाँ, वो काफी दिलचस्प है। हम जानते हैं कि तारकासुर के संहार के लिए कामदेव ने खुद को भस्म करवा लिया था, लेकिन इस दस्तावेज ने जिस तरह इसे ग्लोबल कलेक्टिव गुड और आज के ज्वलंत मुद्दों से जोड़ा है, वो नजरिया सच में बहुत नया है। यह दस्तावेज का शायद सबसे गहरा रणनीतिक नजरिया है। कामदेव का बलिदान एक व्यक्तिगत त्याग था, लेकिन उसका अल्टीमेट गोल था वैश्विक संतुलन की स्थापना करना, क्योंकि तारकासुर का अंत जरूरी था। कूटनीतिक संदर्भ में विशेषज्ञ इसे वैश्विक कल्याण हेतु व्यक्तिगत त्याग के रूप में समझाते हैं। अगर हम इसे आज के व्यापक परिदृश्य से जोड़कर देखें, जब दुनिया क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस जैसी भयानक चुनौतियों का सामना कर रही है, तो ये कथा एक बहुत बड़ा लेसन देती है। बिल्कुल। ये बताती है कि एक सस्टेनेबल और सुरक्षित विश्व के निर्माण के लिए राष्ट्रों को अपने शॉर्ट टर्म फायदों या व्यक्तिगत हितों का त्याग करना पड़ सकता है ताकि सामूहिक भलाई हो सके। जैसे वैक्सीन डिप्लोमेसी के दौरान हमने देखा। एकदम सही। जैसे वैक्सीन डिप्लोमेसी के दौरान या क्लाइमेट अकॉर्ड्स में देशों को जो कमिटमेंट्स करने पड़ते हैं, ये प्राचीन कथा उसी त्याग और करुणा के रास्ते को जस्टिफाई करती है। शिव और कामदेव की पौराणिक कथा से सीधे क्लाइमेट चेंज एक्शन और वैक्सीन डिप्लोमेसी तक का ये सफर सच में एक नया पर्सपेक्टिव देता है। अब अगर हम भारत के भीतर झांकते हैं तो दस्तावेज में भारत की क्षेत्रीय विविधता या रीजनल डाइवर्सिटी को जिस तरह से पेश किया गया है, वो किसी रंग बिरंगी टेपेस्ट्री से कम नहीं है। हाँ, ये लिस्ट काफी लंबी और विविध है। ये सिर्फ अलग अलग राज्यों के त्योहारों की लिस्ट नहीं है, बल्कि इसे एक बहुत ही सोचे समझे टूरिज्म कैंपेन की तरह स्ट्रक्चर किया गया है। उत्तर प्रदेश के ब्रज में होने वाली लठमार और फूलों की होली से लेकर पंजाब में गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा स्थापित होला मोहल्ला तक, जहां मार्शल आर्ट्स और घुड़सवारी का प्रदर्शन होता है, ये सब दस्तावेज में एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा कैसे बनता है। अगर हम इसे व्यापक परिदृश्य से जोड़कर देखें तो ये सिर्फ त्योहारों की सूची नहीं है। दस्तावेज ये स्पष्ट करता है कि कैसे 7 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया चलो इंडिया अभियान इन क्षेत्रीय उत्सवों का रणनीतिक उपयोग कर रहा है। चलो इंडिया।
ये कैंपेन इन सभी अलग अलग तरह की होलियों को महज कल्चरल इवेंट्स के बजाय सांस्कृतिक उत्पाद या कल्चरल प्रोडक्ट्स के रूप में ब्रांड कर रहा है। हर रीजनल होली का अपना एक स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस है। ये एक बहुत ही शार्प, लक्षित पर्यटन या टारगेटेड टूरिज्म की रणनीति है। टारगेटेड टूरिज्म यानी टूरिस्ट की पसंद के हिसाब से उन्हें अलग-अलग लोकेशंस पिच करना। जैसे अगर किसी विदेशी टूरिस्ट को एडवेंचर, बहादुरी या मार्शल आर्ट्स में दिलचस्पी है, तो उसे होला मोहल्ला की ओर आकर्षित किया जा सकता है। एकदम सही। और इसी तरह जो लोग कला, साहित्य और शांति के प्रशंसक हैं, उनके लिए बंगाल के शांति निकेतन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शुरू किया गया बसंत उत्सव एक परफेक्ट कल्चरल प्रोडक्ट है। और कुमाऊनी होली तो इस टारगेटेड टूरिज्म का एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण लगती है। दस्तावेज में मेंशन है कि उत्तराखंड के इस होली में पीलू और भीम पलासी जैसे शास्त्रीय राग गाए जाते हैं। ये कोई आम शोर शराबे वाली होली नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये उन विदेशी पर्यटकों या हेरिटेज लवर्स के लिए है जो भारतीय शास्त्रीय संगीत और सूफी परंपराओं में गहरी रुचि रखते हैं। इसके अलावा अगर हम भारत के दक्षिण पश्चिम की तरफ जाएं, तो गोवा का शिग्मो कार्निवल है, जिसमें भव्य झांकियां और लोक नृत्य होते हैं, जो कार्निवल पसंद करने वाले ग्लोबल टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करता है। हाँ। और पूर्वोत्तर में मणिपुर का याओसांग है, जहां चांदनी रात में पारंपरिक थबल चोंगवा नृत्य होता है। ये भारत की विविधता को एक बहुत ही सुव्यवस्थित और आकर्षक पैकेज में दुनिया के सामने पेश करने का एक बेहतरीन कूटनीतिक कदम है। इस पूरी ब्रांडिंग का उद्देश्य ये है कि भारत दुनिया को ये बताए कि हमारे पास हर तरह के टूरिस्ट के लिए एक कस्टमाइज्ड एक्सपीरियंस मौजूद है। ये भारत की सॉफ्ट पावर को सीधे इकोनॉमी और टूरिज्म रेवेन्यू से जोड़ने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि दस्तावेज सिर्फ संस्कृति, इतिहास और टूरिज्म की बात करके ही नहीं रुकता। ये इस त्योहार के पीछे के विज्ञान, हेल्थ और स्थिरता यानी सस्टेनेबिलिटी पर भी गहराई से बात करता है। हाँ, जो आज की सबसे बड़ी जरूरत है। और इस सेक्शन में एक बहुत ही डार्क और चेतावनी भरा सच भी उजागर किया गया है। हम सभी जानते हैं कि सिंथेटिक रंगों का चलन काफी बढ़ गया है, लेकिन रणनीतिक दस्तावेज में दूतावासों को जो ब्रीफिंग दी गई है वो काफी गंभीर है। दस्तावेज में स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई है कि काले रंग में लेड ऑक्साइड होता है, जो गुर्दे की विफलता या किडनी फेलियर का कारण बन सकता है। लाल रंग में मर्क्यूरी सल्फाइड होता है, जो त्वचा के कैंसर का खतरा पैदा करता है। और बैंगनी रंग में क्रोमियम आयोडाइड होता है, जो अस्थमा को भयानक तरीके से ट्रिगर कर सकता है। ये सच में डरावना है। ये एक गंभीर पब्लिक हेल्थ कंसर्न है, और एक कूटनीतिक दस्तावेज में इसका होना ये बताता है कि सरकार इस खतरे को लेकर कितनी अवेयर है। ये हिस्सा इस दस्तावेज को एक रियलिस्टिक टच देता है। ये सिर्फ त्योहार का ग्लोरिफिकेशन नहीं करता, बल्कि जो मौजूदा कमियां हैं उन्हें भी एड्रेस करता है। एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि हम अपनी परंपराओं का व्यवसायीकरण किस कीमत पर कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन यहीं पर यह रणनीतिक दस्तावेज एक समाधान उन्मुख दृष्टिकोण अपनाता है। ये सिर्फ केमिकल रंगों की प्रॉब्लम बताकर नहीं छोड़ता, बल्कि आयुर्वेद और इको फ्रेंडली कूटनीति के जरिए इसका सल्यूशन भी देता है। भारत सरकार के वन अर्थ वन हेल्थ विजन के अनुरूप दस्तावेज सुझाव देता है कि भारत को ग्रीन होली के ग्लोबल अभियान का नेतृत्व करना चाहिए। ये ग्रीन होली का ग्लोबल अभियान जमीन पर कैसे काम करता है? क्योंकि सिर्फ बात करने से तो केमिकल्स का इस्तेमाल बंद नहीं होगा। दूतावास इसके लिए क्या कदम उठा रहे हैं? इसका एग्जीक्यूशन बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से किया जा रहा है। पारंपरिक रूप से होली हमेशा पलाश, जिसे टेसुबी कहते हैं, और हल्दी जैसे प्राकृतिक स्रोतों से खेली जाती थी। आयुर्वेद के अनुसार ये प्राकृतिक रंग त्वचा का शोधन या डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। अब दूतावास विदेशों में सिर्फ होली की पार्टी होस्ट नहीं करते, बल्कि वे बाकायदा इको फ्रेंडली कार्यशालाएं आयोजित करते हैं। इन वर्कशॉप्स में विदेशी राजनयिकों और स्थानीय लोगों को पलाश और हल्दी से रंग बनाने की विधि का लाइव प्रदर्शन दिखाया जाता है। ये बहुत इनोवेटिव है। बिल्कुल। जब कूटनीतिक मिशन इस तरह की हर्बल होली को प्रमोट करते हैं, तो ये सीधे तौर पर संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का समर्थन करता है। यह दुनिया को दिखाता है कि भारत की प्राचीन परंपराएं दरअसल आज के मॉडर्न पर्यावरण और स्वास्थ्य मानकों के कितने अनुकूल हैं। ये सच में एक मास्टर स्ट्रोक है। अपनी एक प्राचीन परंपरा को उठाया,
उसे आज के सबसे बड़े ग्लोबल कंसर्न यानी सस्टेनेबिलिटी से जोड़ा और उसे एक वर्कशॉप के रूप में दुनिया के सामने पेश कर दिया। हाँ, और इस वैज्ञानिक पहलू में एक और बात है जो दस्तावेज में बहुत प्रमुखता से उठाई गई है, वो है मेंटल हेल्थ का जिक्र। अक्सर हम होली के ढोल और फाग के संगीत को सिर्फ एक शोर या एंटरटेनमेंट मान लेते हैं, सही कहा। लेकिन दस्तावेज के अनुसार इस विशिष्ट संगीत और सामूहिक उल्लास का एक मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिकल महत्व है। सर्दियों से गर्मियों की ओर जब ऋतु परिवर्तन होता है तो मानव शरीर में स्वाभाविक रूप से एक थकान और आलस्य या टार्डीनेस आती है। दस्तावेज बताता है कि ढोल की थाप और फाग का ये संगीत उस आलस्य को दूर करने और मेंटल हेल्थ को बूस्ट करने का एक वैज्ञानिक उपचार है। बिल्कुल। विज्ञान, मनोविज्ञान और परंपरा का ये डीप कनेक्शन ही भारत की सॉफ्ट पावर का असली आधार है। और इस पावर को पूरी दुनिया में फैलाने का जो सबसे बड़ा चैनल है वो है भारत का डायस्पोरा, यानी हमारे प्रवासी भारतीय। चलो इंडिया अभियान का एक बहुत बड़ा फोकस इसी डायस्पोरा को मोबिलाइज करने पर है। दस्तावेज में इस मोबिलाइजेशन के कुछ बहुत ही शानदार उदाहरण दिए गए हैं, जैसे ब्रसेल्स के दूतावास का उदाहरण, जहां सिर्फ भारतीय समुदाय तक सीमित न रहकर स्थानीय बेल्जियन कम्युनिटीज को भी इस उत्सव में शामिल किया गया। इससे लोकल एंगेजमेंट बढ़ता है। हाँ, इससे बायलैटरल या द्विपक्षीय संबंधों को एक बहुत ही मजबूत पीपल टू पीपल या जनस्तरीय कनेक्शन मिला। और सिर्फ यूरोपीय में ही कैरिबियाई और प्रशांत देशों का भी विशेष उल्लेख है। सूरीनाम, गुयाना, मॉरिशस और फिजी जैसे देशों में जो फगुआ या पगवा परंपरा मनाई जाती है, वो सदियों पहले वहां गए भारतीयों की देन है। बिल्कुल। दस्तावेज इन देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए इस पगवा परंपरा को एक अहम कड़ी मानता है। ये दूतावासों के काम करने के तरीके में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। दस्तावेज दूतावासों को एक रणनीतिक चेकलिस्ट प्रोवाइड करता है कि वो प्रवासी भारतीयों को सिर्फ इनवाइटीज के तौर पर नहीं, बल्कि भारत के सांस्कृतिक राजदूत या कल्चरल एम्बेसडर्स के रूप में कैसे एम्पावर कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी पहल है। वे डायस्पोरा को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वे अपने विदेशी मित्रों और सहकर्मियों को भारत आने के लिए आमंत्रित करें। इसके अलावा जिन वेलनेस टूरिज्म सत्रों की बात हमने की, वे भी दूतावासों द्वारा आयोजित किए जाते हैं, जहां आयुर्वेद, डिटॉक्सिफिकेशन और ऋतु परिवर्तन के विज्ञान पर चर्चा की जाती है। इस तरह से कैरिबियाई देशों की फगुआ परंपरा को आधिकारिक मान्यता देकर भारत उन देशों के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों को सिर्फ व्यापार या राजनीति से आगे ले जाकर एक गहरी भावनात्मक और सांस्कृतिक बुनियाद पर खड़ा कर रहा है। तो इस पूरे विश्लेषण का क्या अर्थ है? हमने मुगलों के ऐतिहासिक आबेपाशी से लेकर क्लाइमेट चेंज के नैरेटिव तक और खतरनाक केमिकल्स की वार्निंग से लेकर ब्रसेल्स और फिजी के दूतावासों की इको डिप्लोमेसी तक का सफर तय किया। इस पूरे रणनीतिक दस्तावेज का बॉटम लाइन क्या है? भारत आखिर दुनिया से कहना क्या चाहता है? बहुत ही स्पष्ट और प्रभावशाली है। ये सब कुछ अंततः वसुधैव कुटुंबकम यानी विश्व एक परिवार है कि महान भारतीय फिलॉसफी पर आकर टिकता है। दस्तावेज के अंत में एक बहुत ही गहरी और रणनीतिक बात कही गई है। वो क्या है? भारत में अक्सर एक मुहावरा बहुत आमतौर पर बोला जाता है, बुरा न मानो होली है। हम इसे बस एक कैजुअल मजाक की तरह लेते हैं, लेकिन इस रणनीतिक दस्तावेज ने इसे एक बहुत ही सीरियस डिप्लोमैटिक डॉक्ट्रिन में बदल दिया है। बुरा न मानो होली है को एक डिप्लोमैटिक डॉक्ट्रिन बनाना, ये कैसे काम करता है? दस्तावेज इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए क्षमा और कूटनीतिक पुनर्संयोजन का सिद्धांत कहता है। ग्लोबल डिप्लोमेसी की भाषा में इसे डॉक्ट्रिन ऑफ फॉरगिवनेस एंड डिप्लोमैटिक रीसेट कहा गया है। ये नाम ही बहुत पावरफुल है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देशों के बीच अक्सर तनाव, ट्रेड वॉर या ऐतिहासिक गिले शिकवे होते हैं। ये सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि पुराने गिले शिकवे भुलाकर एक नई शुरुआत की जा सकती है। भारत इस सांस्कृतिक कूटनीति के जरिए खुद को ग्लोबल स्टेज पर एक सौहार्दपूर्ण केंद्र या हार्मनी हब के रूप में स्थापित कर रहा है। एक ऐसा मंच जहां सब फिर से मिल सके? बिल्कुल। ये एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहां अतीत की कड़वाहट को भूलकर या यूं कहें कि रंगों में घोलकर एक नए पॉजिटिव और कोलैबोरेटिव भविष्य की शुरुआत की जा सकती है। ये केवल टूरिज्म का ब्रोशर नहीं है, बल्कि दुनिया में शांति, सद्भाव और एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग स्थापित करने का एक बहुत ही ठोस और वेल थॉट आउट रणनीतिक कदम है। डॉक्ट्रिन ऑफ फॉरगिवनेस एंड डिप्लोमैटिक रीसेट, ये सच में एक ऐसा विचार है जो इस त्योहार को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देता है।
रंगों और उत्सव के माध्यम से देशों के बीच के तनाव को कम करने का ये फ्रेमवर्क भारत की सॉफ्ट पावर का एक बेहतरीन उदाहरण है। इस गहन एनालिसिस के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि एक साधारण सा दिखने वाला त्योहार जब सही कूटनीतिक विजन के साथ पेश किया जाए तो वो ग्लोबल पॉलिटिक्स में कितने बड़े बदलाव ला सकता है। बिल्कुल सही कहा। अब श्रोताओं के लिए यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जो इस पूरी चर्चा को एक नए मुकाम पर ले जाता है। हमने देखा कि कैसे एक प्राचीन